बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है फोटोसिंथेसिस के टॉपिक से डार्क रिएक्शन। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह प्लांट सन की एनर्जी को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक स्टेप को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सन की एनर्जी डायरेक्टली यूज होती है, यानी सन की एनर्जी ट्रैप होके एटीपी और एनएडीपीएच बनाते हैं। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन में सन की एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है। कैसे? जो एटीपी और एनएडीपीएच लाइट रिएक्शन में बन गए हैं तो डार्क रिएक्शन में ये प्रोडक्ट जो है ये जाके यूज होंगे। यानी डार्क रिएक्शन ने सन की एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं किया, बल्कि इनके जो प्रोडक्ट हैं इनको यूज कर दिया, यानी सन की एनर्जी को इनडायरेक्टली यूज किया। जो डार्क रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे, यानी लाइट रिएक्शन होगा तो डार्क रिएक्शन होगा। अगर लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाता है तो डार्क रिएक्शन भी स्टॉप हो जाता है, क्योंकि जो एटीपी और एनएडीपीएच बनता है लाइट रिएक्शन का वो स्टोर नहीं होता, एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते। तो वो क्या होता है, डार्क रिएक्शन भी दिन के वक्त होता है और लाइट रिएक्शन तो दिन के वक्त होता ही है। तो बच्चों, अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरे इसी वीडियो को लाइक करना है, अभी से लाइक करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं जो भी पढ़ाऊँ मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये आप लोग को ऐसे खुले बुक की तरह को क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो डार्क रिएक्शन है इसके कई नाम रखे हैं। बच्चों से एक नाम याद नहीं होता और इनके कई नाम रख दिए हैं। क्या है? डार्क रिएक्शन का नाम है C3 साइकिल। इसी डार्क रिएक्शन को बोला जाता है केल्विन साइकिल। और इसी डार्क रिएक्शन को एंजाइमेटिक रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि जो डार्क रिएक्शन है उनमें डायरेक्टली सन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो एंजाइम हैं वो यूज़ होते हैं और इसी रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराते हैं। तो बच्चों, पहले तो आप लोग ये नाम सीख ले। डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल भी बोला जाता है, डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी बोला जाता है। केल्विन एक बंदे का नाम है, मेल्विन केल्विन, जिसने इसी साइकिल को, इस डार्क रिएक्शन को डिस्कवर किया। तो बच्चों, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, पहले हम बना लेते हैं एक बड़ा सा लीफ। ये सारा बोर्ड जो है ये हमारा एक लीफ है, ये लीफ है। लीफ में हम बना लेते हैं मेसोफिल सेल। ये इतना बड़ा हमारा एक सेल है। अब ये सेल है तो इसके अंदर ऑर्गेनेली भी है। ये कौन सा सेल है? मेसोफिल सेल। तो ये एक मेसोफिल सेल है, तो लाजमी बात है यहाँ पे सारे ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन हमारा उन ऑर्गेनेली के साथ कोई काम नहीं है। हमारा जस्ट काम है एक ही ऑर्गेनेली के साथ, जिसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, इतना बड़ा। ये कौन है? ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं एक ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, ये जो बिल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेना बोलते हैं। और ये एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। तो बच्चों, जब सन की एनर्जी पड़ती है, यानी जब दिन का वक्त होता है, तो यहाँ से रेडिएशंस आते हैं। रेडिएशंस आके इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे कुछ डब्बे लगे होते हैं। 2 डब्बे लगे होते हैं। एक को हम बोलते हैं PS2 यानी फोटो सिस्टम 2, और दूसरे डब्बे को हम बोलते हैं PS1 यानी फोटो सिस्टम 1। तो यहाँ पे जब सन की एनर्जी पड़ती है और इन डब्बों के अंदर पिगमेंट्स भरे होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ज़ेनथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। और ये ही पिगमेंट्स जो है
सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। तो सन की एनर्जी यहाँ पे ट्रैप होती है और इलेक्ट्रॉन का बॉल बॉल खेला जाता है। बॉल बॉल खेलने के बाद ATP बनता है और NADPH बनता है। These are the product of light reaction। लाइट रिएक्शन की ये क्या है, प्रोडक्ट है। और साथ में इस थैलेकॉइड की ल्यूमेन में वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, यानी वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन भी निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। यानी प्लांट्स जिस ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं वो लाइट रिएक्शन में ही बनता है और फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन बन जाता है फिर यहाँ से निकल के स्टोमेटा के जरिए प्लांट से बाहर जाता है और फिर हम इन्हें इनहेल करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बन गए हैं ATP और NADPH वो कहाँ पे यूज होते हैं, ये अब जाके ये क्लोरोप्लास्ट का सारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे अंदर का, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। दिस इज स्ट्रोमा, यानी ये सारा जो क्लोरोप्लास्ट का पोर्शन है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कि लीफ के सरफेस पे कुछ सुराख होते हैं, कुछ होल होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के जरिए प्लांट्स में गैसों का इखराज होता है और कुछ गैसेस जो हैं ये अंदर भी आते हैं, यानी ऑक्सीजन बन के बाहर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जा सकता है और ऑक्सीजन जो है ये भी बाहर जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे सपोज एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड आया लीफ के अंदर, सेल के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आया। ये ऐसे भी हो सकता है कि सेल का जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी जो ऑर्गेनेली है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज जो है ये टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इस सेल के पास ये भी चांस है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यूज कर सके, या ये इसके पास ये भी चांस है कि एनवायरनमेंट से बाहर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी अंदर आ सकता है। तो ये इसकी अपनी मर्जी है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड यूज करती हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से आया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट में राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं, यानी इधर उधर सारे राइबोलोज बिसफॉस्फेट के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। अब राइबोलोज बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल 5 कार्बन का होता है, यानी अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, लेकिन राइबोलोज बिसफॉस्फेट 5 कार्बन का होता है। अब इसका जी जो है वो ललचाता है कि क्यों ना मैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन छीन लूं। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका कार्बन छीन लेता है और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन जो है ये ले लेता है तो इसके बाद ये फिर से पछताने लगता है और अनईजी फील करता है। तो ये खुद को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, यानी राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है ये खुद को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है और 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो बच्चों इस प्रोसेस को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन छीन लिया जाता है इसको कार्बोऑक्सीलेशन बोलते हैं, कार्बोऑक्सीलेशन। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है रूबिस्को। रूबिस्को क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीलेज ऑक्सीजनेज। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीलेज ऑक्सीजनेज, इसका जो फंक्शन है ये राइबोलोज बिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन से मिलाता है।
सबसे अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड जो है ये क्या है, ये भी रुबिस्को है। और सबसे अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड इज रुबिस्को। यानी रुबिस्को एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स ही होते हैं। सबसे दुनिया में ज्यादा पाए जाने वाला एंजाइम भी रुबिस्को है और दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन भी रुबिस्को है। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ मिल गया। राइबोलोज बिसफॉस्फेट को पछतावा हुआ तो उसने खुद को दो टुकड़ों में डिवाइड किया। अब ये जो दो मॉलिक्यूल बने हैं ये कौन से हैं, ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल बने हैं 3-3 कार्बन के। अब ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो हैं ये खुश नहीं है। यहाँ पे भी जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, ये भी दरवाजे के पीछे खड़े इंतजार में हैं कि हमें कब बुलाया जाएगा डार्क रिएक्शन में यूज होने के लिए। तो बुलावा आ ही जाता है। यहाँ से बुलावा आया, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ने बुलावा भेजा NADPH के लिए भी और ATP के लिए भी कि आओ तुम लोग मेरी हेल्प करो। तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल NADPH के चले जाते हैं, दो मॉलिक्यूल। क्यों दो मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल हैं तो इन दो मॉलिक्यूल को दो हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो यहाँ से दो NADPH जाएंगे। जब भी बच्चों एसिड में हम हाइड्रोजन घुसाते हैं तो एसिड से क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड, यहाँ पे अल्डिहाइड बनेगा। और जब अल्डिहाइड में हम हाइड्रोजन घुसाते हैं तो यहाँ पे एसीटोन बनता है। तो यहाँ पे गौर करो बच्चों, क्या है, ग्लाइसरिक एसिड है। जब इसी एसिड में हम हाइड्रोजन घुसाएंगे तो 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से अब क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, अल्डिहाइड। सो हमने एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से यहाँ पे घुसा दिया है। यहाँ पे हमारे पास 2NADP, क्योंकि हमने H इसका छीन लिया। और कितने H छीन लिए, 2, क्योंकि यहाँ पे दो ही मॉलिक्यूल हैं। सो हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे, कौन से, 3-फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन घुसा दिया है तो एसिड जो है, जब हम एसिड में हाइड्रोजन घुसा देते हैं तो अल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि यहाँ पर भी दो है तो यहाँ पर भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पे एनर्जी की भी जरूरत होती है, एनर्जी भी यूज होती है। तो ये एनर्जी को भी हम बुलाएंगे ATP को। 2 ATP हमने बुला लिया, 2 ADP बना लिया। 2 ADP यानी दो एनर्जी हमने यूज किए दो मॉलिक्यूल के लिए। अब इस प्रोसेस को जिसमें हमने रिडक्शन की, 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड की रिडक्शन की, इसी प्रोसेस को, इसी स्टेप को हम रिडक्शन बोलते हैं। ये रिडक्शन प्रोसेस है। यानी ऊपर वाला कार्बोक्सिलेशन और ये रिडक्शन। यहाँ पे हमने NADPH को भी यूज किया और ATP को भी यूज किया और हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बने। अब कैसे हम बनाएंगे यहाँ से ग्लूकोज। तो बच्चों यहाँ पे हम रख लेते हैं एक गड़ा, एक पिक्चर रख लेते हैं। अब इस पिक्चर में हम यहाँ पे डालेंगे एक कार्बन, यानी यहाँ से एक कार्बन हम छीन लेंगे और इस गड़े में हम इसको डाल देंगे और यहाँ से क्या बनेगा, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लाइसरल डिहाइड हैं
ये आगे जाके एक कार्बन हम यहाँ से छीन लेंगे और ये दोबारा से जाके क्या बना लेंगे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, इसको रीजेनरेशन स्टेप बोलते हैं, क्योंकि दोबारा हमने राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना लिया। कैसे बनाया? 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के जो 6 कार्बन थे, 6 कार्बन में से हमने एक कार्बन छीन लिया और फिर से हमने 5 कार्बन का राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाया। तो यहाँ पे कहाँ है हमारे पास ग्लूकोज? ग्लूकोज तो कोई नहीं बना, ये तो गड़े में एक ही कार्बन है। तो बच्चों, इसको हम कितनी दफा घुमाएंगे? इस साइकिल को हम 6 दफा घुमाएंगे। 6 टाइम हम इस साइकिल को घुमाएंगे और यहाँ पे एक एक कार्बन जमा होता जाएगा। यानी ग्लूकोज में जो है 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एक साइकिल से हमने एक कार्बन लिया, फिर दूसरा साइकिल फिर हमने चलाया, फिर 2 कार्बन लिए, फिर तीसरा साइकिल हमने चलाया, फिर 3 कार्बन लिए, और इस तरह कर करके हमने गड़ा बड़ा ग्लूकोज से, यानी 6 कार्बन 6 साइकिल में। ये रीजेनरेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पर भी एनर्जी यूज होती है। सो यहाँ पे हमने एक एटीपी को यूज किया, एडीपी बनाया। तो बच्चों, ऐसे होता है ग्लूकोज का बनना। यानी जो ग्लूकोज बनता है वो कोई एक स्टेप में नहीं बनता, वो पहले लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है, NADPH बनता है, और आगे जाके स्ट्रोमा में ये दोनों यूज होते हैं, और यहाँ पे 6 साइकिल चलते हैं। 6 साइकिल में ये गड़ा बनता है और ग्लूकोज बनता है। तो बच्चों, अगर हम फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को देखें तो इसका इक्वेशन जो है ये कुछ ऐसे होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज होके 12 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, C6H12O6। साथ में 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ये कहाँ से रिलीज होता है? ये लाइट रिएक्शन में बनता है। जब 12 वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट अप होंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी और हाइड्रोजन्स भी। तो कितने ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होंगे? 6 ऑक्सीजन, 6 2 12, और कुछ यहाँ पर भी आएंगे और कुछ यहाँ पर भी, यानी बहुत सारे ऑक्सीजन बनेंगे। इसके अलावा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी बनते हैं, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज होते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल भी यूज होते हैं। तो बच्चों, ऐसे हम बूंद बूंद करके ग्लूकोज से गड़ा भरेंगे, और हमारे पास जो ग्लूकोज है फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप में तैयार होता है। यानी यहाँ पे लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी और NADPH को बनाया, और फिर एटीपी और NADPH को जाके डार्क रिएक्शन में हमने यूज किया। तो बच्चों, डार्क रिएक्शन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो क्या होता है, जो डार्क रिएक्शन है वो क्या दिन के वक्त होता है या रात के वक्त होता है? आप लोगों ने आंसर करना है दिन के वक्त होता है। डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है? आप लोगों ने आंसर करना है लाइट रिएक्शन पे डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। क्या लाइट जो डार्क रिएक्शन है ये जो सन है उस पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है या डायरेक्टली डिपेंडेंट है? डार्क रिएक्शन सन पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि सन जो है ये डायरेक्टली यूज होता है लाइट रिएक्शन में, फिर यहाँ से एटीपी और NADPH बनते हैं, फिर ये जाके यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। सो डार्क रिएक्शन जो है ये इनडायरेक्टली सन पे डिपेंडेंट है, यानी डायरेक्टली सन से लाइट नहीं लेते, बल्कि जो लाइट रिएक्शन है वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उनको यूज करता है। सेकंड क्वेश्चन जो आता है इनके नाम से, C3 साइकिल और केल्विन साइकिल। मेल्विन केल्विन ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसका नाम केल्विन भी है, यानी केल्विन साइकिल भी हम इनको बोलते हैं।
और C3 साइकिल हम इसको क्यों बोलते हैं? C3 साइकिल हम इसको इसलिए बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का होता है। यानी पहले 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन के, जो कि स्टेबल होते हैं। 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड स्टेबल कंपाउंड होता है जो 3 कार्बन का होता है, इसी वजह से हम इनको C3 साइकिल बोलते हैं। क्या डार्क रिएक्शन में एक ही साइकिल होता है जिससे ग्लूकोज बनता है? नहीं, डार्क रिएक्शन में 6 साइकिल चलते हैं, फिर एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो बच्चों, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक साइकिल में, डार्क रिएक्शन के एक साइकिल में कितने NADPH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं? एक साइकिल में 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क रिएक्शन में कितने ATP के मॉलिक्यूल यूज होते हैं एक साइकिल में? तो एक साइकिल में 2 ATP ये यूज हुए और एक ATP ये यूज हुआ। सो एक साइकिल में 3 ATP यूज होते हैं। यानी अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएं और ये साइकिल जो है ये 6 दफा चलाएं और हर साइकिल में 3 ATP यूज हो, तो 6 × 3 is 18 ATP के मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो बच्चों, क्या ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है या एंडर्गोनिक प्रोसेस है? ये एक एंडर्गोनिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है। ये एक एंडर्गोनिक प्रोसेस है। इसके अलावा डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है या थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। और यहाँ पे ये जो एंजाइम यूज होते हैं उसका क्या नाम है? रिबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यही वो एंजाइम है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है, और यही वो प्रोटीन है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो बच्चों, अगर इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर लूं, यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, रिबोलोज बिसफॉस्फेट। रिबोलोज बिसफॉस्फेट ये एक गाड़ी है, इसमें 5 लोग सवार हैं, 5 लोग इसमें सवार हैं। छठा ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से ले लेगा, तो ये ऐसे घुमाएगा तो यहाँ से एक बंदा उतर जाएगा इस गाड़ी से। ये उतर गया, अब फिर से 5 बंदे रह गए, फिर से 5 बंदे रह गए, और यहाँ से दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब ये दूसरा नया कार्बन डाइऑक्साइड आया, इस कार्बन डाइऑक्साइड से ये बंदा यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये ऐसे घूमेगा और ये बंदा जो है यहाँ से एक उतर जाएगा, फिर ये जाएगा और यहाँ पे ये जो बंदा उतर गया, फिर यहाँ पे 5 रह जाएंगे। फिर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और ये फिर जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये बंदा कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ आ जाएगा। ये फिर यहाँ से घूमेगा, ये बंदा उतार देगा यहाँ पे, यानी 6 साइकिल कंप्लीट करेगा ये, और ऐसे 6 बंदे यहाँ पे उतर जाएंगे, और इसी को ही हम ग्लूकोज बोलते हैं। यही है हमारा ग्लूकोज, जिसे हम भी यूज करते हैं, जिसे प्लांट भी यूज करते हैं, जिसे दुनिया में जितनी भी एनिमल्स हैं वो सब इनको यूज करते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब कैल्विन साइकिल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप मेरे साथ इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इसी वीडियोस को लाइक करें, ताकि जितनी भी बच्चे हैं उन तक मेरी वीडियोस पहुंच जाएं और उनको भी कोई फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।